पूछा है, तो जो सूट मैं पहना हूँ वो आपके अहमदाबाद से स्टिच होके आया है। जी, तो अहमदाबाद में एक बहुत बड़ा आउटलेट है जेड ब्लू करके, आपने शायद नाम सुना होगा। तो जेड ब्लू मेरे सारे के सारे कपड़े बनाते हैं। तो जितने भी सूट आप मुझे पहनते हुए देखते हैं अलग अलग इवेंट्स में, अलग अलग रील्स के अंदर, वो आपके अहमदाबाद से ही बन के आते हैं। बहुत बड़ा पुराना रिश्ता है मेरा अहमदाबाद के साथ। बहुत सारे मेरे दोस्त, मेरे कलीग्स और मेरे कॉर्पोरेट्स रहते हैं जिनके लिए मैं काम करता हूँ। केदारनाथ में आऊंगा जरूर मधु। मुंबई कभी आ रहे हैं? मुंबई आता हूं मैं, जल्दी जल्दी आता हूं। इवेंट होते हैं उसी के सिलसिले में आता हूं। पर्सनल तो कोई ज्यादा काम मेरा रहता नहीं है। आऊंगा यार, आप सब लोगों से मिलने की बड़ी बड़ी इच्छा है। कभी जिंदगी में मौका मिला तो लाइव मुलाकात करेंगे। नेपाल भी काफी आता हूँ। हाँ, सूरत भी आया हूँ काफी। सूरत तो मैंने बहुत इवेंट किया, कोई 20 इवेंट तो कम से कम किए होंगे सूरत में। सर वाई यू डोंट गिव लाइव ट्रेनिंग फॉर एमएलएम? अब तो लाइव ही कर रहे हैं दोस्त, अब तो शिकायत नहीं होनी चाहिए आपको। हैदराबाद, हैदराबाद भी अभी गया था कुछ दिन पहले। बहुत अच्छा एयरपोर्ट बना है आपके हैदराबाद का भी। जयपुर अभी आ रहा हूँ, अभी 5-7 दिन के बाद जयपुर ही आना है मुझे। बहुत बड़ा इवेंट है। अमरावती काफी गया हूं मैं। अमरावती में इवेंट किए हैं, गुवाहाटी में भी काफी इवेंट किए हैं। कोलकाता तो बहुत, अभी मेरा नेक्स्ट मंथ कोलकाता में रियल एस्टेट का बहुत बड़ा इवेंट है, फुल डे प्रोग्राम है। तो कोलकाता भी आना होगा अभी अगले महीने। कोलकाता में बहुत सारे होर्डिंग, बैनर्स और पोस्टर लग गए हैं, मुझे पता है। तो रियल एस्टेट के लिए इवेंट कर रहे हैं वहाँ। फुल डे का प्रोग्राम है, हाउ टू सेल रियल एस्टेट। इंदौर, पुणे, लुधियाना। पंजाब की तरफ थोड़ा सा कम जाना होता है। पंजाब वाले लोग शायद प्यार नहीं करते या बुलाते कम है। हाँ, उड़ीसा तो आना जाना लगा रहता है, क्योंकि उड़ीसा से तो हमारा पर्सनल संबंध भी है। हमारा ससुराल है उड़ीसा। हाँ, तो वहां तो जाना बनता ही है। चलिए, तो ये बातें तो चलती रहेंगी, आपकी और मेरी पर्सनल बातें तो डिस्कशन में चलती रहेंगी। लेट्स कम टू द बिजनेस। आइए वापस चलते हैं अपने मुद्दे के ऊपर। 3 दिन में हम बहुत सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आज बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक एक चीज का नोट अगर आप बना सकें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे इस दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है सेल्स। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इस दुनिया में प्रोडक्शन करना फिर भी आसान काम है, माल बना देना बहुत आसान काम है, लेकिन अगर सेलिंग ना आती हो तो वो माल पड़ा का पड़ा फैक्ट्रीज में, आउटलेट्स के अंदर, वेयर हाउसेस के अंदर डंप होकर चला जाता है, बिकता नहीं है। एक अच्छे सेल्समैन की जरूरत इस दुनिया की हर ऑर्गेनाइजेशन को होती है। और सेल एकमात्र ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप अपना पे चेक खुद लिख सकते हैं। सैलरी में आपको पता है आपकी 30,000 रुपए तनख्वाह है, आप कितना मर्जी काम कर लें वो 30 ही रहेगी। थोड़ा बहुत इंसेंटिव मिल जाएगा, 35 हो जाएगी, दैट्स इट। लेकिन एक सेल्समैन के पास ये ताकत होती है कि वो जितना चाहे पे चेक खुद लिख सकता है। अगर एक सेल्समैन चाहे कि मैं इस महीने 1 लाख रुपए कमाना चाहता हूं, तो वो 1 लाख रुपए कमा सकता है। अगर कोई सेल्समैन चाहे कि मैं इस महीने 2 लाख रुपए कमाना चाहता हूं, तो वो 2 लाख रुपए उस महीने कमा सकता है। अगर कोई सेल्समैन चाहे कि नहीं यार मुझे इस महीने 5 लाख रुपए बनाने हैं, तो वो चाहकर 5 लाख रुपए भी बना सकता है। सेल्स एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप अपना पेचेक खुद लिख सकते हैं। कोई और प्रोफेशन आपको ये अथॉरिटी नहीं देता। जॉब में तो अथॉरिटी बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी सैलरी 30,000 है या 50,000 रुपए है, आप अपना पूरा का पूरा टैलेंट उसमें डाल दें और दिन रात अपनी कंपनी के लिए एक कर दें, सुबह से रात उसके लिए लगा दें, तो तनख्वाह 30,000 ही रहेगी। 35 ज्यादा से ज्यादा 40,000 रुपए, 8-10,000 का इंसेंटिव एड ऑन हो जाएगा। लेकिन सेल्समैन, और सेल्समैन भी 2 तरह के होते हैं। एक होता है सैलरीड सेल्समैन और एक होता है कमीशन बेस्ड सेल्समैन। एक होता है सैलरीड सेल्समैन और एक होता है कमीशन बेस्ड सेल्समैन। जिंदगी में अगर बनने का मौका मिले तो कमीशन बेस्ड सेल्समैन बनना, सैलरी बेस्ड नहीं। ऑल्दो सैलरी बेस्ड सेल्समैन के पास एक कंफर्ट होता है कि हर महीने उसको तनख्वाह मिलती ही मिलती है, जो कंफर्ट कमीशन बेस्ड सेल्समैन के पास नहीं होता। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में बात करें तो कमीशन सेल्समैन जो होता है वो ज्यादा पैसे बनाता है। अगर मुझे अपनी जिंदगी दोबारा से रिवाइंड करने का मौका मिले, 20 साल पहले जाने का मौका मिले, 25 साल पहले लौटने का मौका मिले, और कोई मुझसे पूछे कि सोनू सर अगर करियर दोबारा शुरू करने का मौका मिले तो क्या बनेंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, पायलट, लॉयर, क्या बनेंगे, तो मैं बोलूंगा मैं बनना चाहता हूं एक कमीशन सेल्समैन।
जो माल बेचे और कमीशन घर लेके चला जाए। इससे ज्यादा पैसा किसी इंडस्ट्री में नहीं है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है। किसी भी कंपनी के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, सेल्स होता है, एडमिन होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, R&D होता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा माला माल लोग कौन से होते हैं जानते हैं? जो सेल्स में होते हैं। तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, नोट्स जरूर बनाइएगा। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इससे पहले कि मैं प्रोग्राम स्टार्ट करूं, आप अपने घर में जहां पर भी बैठे हैं एक एकांत कोना जरूर ढूंढ लीजिए, जहां पर डिस्टरबेंस आज तो बिल्कुल भी ना हो, कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला ना हो। आपके हाथ में डायरी और पेन जरूर हो, और मेक श्योर आपका इंटरनेट का कनेक्शन बिल्कुल परफेक्ट हो, ताकि मेरी वॉइस और मेरी शक्ल आपको बराबर दिखती रहे। मैं भी आपको देख ही रहा हूं, अलग अलग जगह पे मेरे सामने बोर्ड लगे हैं, बहुत सारे लोग मुझे नजर आ रहे हैं, तो अच्छा लगता रहता है मुझे भी। तो आप और मैं अच्छे से आज इस सेशन को अटेंड करते हैं, और मेक श्योर आज का सेशन लाइफ के बेस्ट सेशंस में से आपके लिए एक हो। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, सेलिंग इन 2025 में isn't about pushing harder, it's about connecting better। बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन के साथ मैं इस प्रोग्राम को शुरू करना चाहता हूं। 2025 की सेलिंग ज्यादा पुश करने की नहीं है, कनेक्ट बनाने की है। आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि एक्चुअली सेल्स में मैक्सिमम लोग फेल क्यों हो जा रहे हैं। आपको आज के इवेंट में समझ में आएगा कि कुछ सेल्समैन बेनतहा पैसा कैसे बना लेते हैं। आपको यह भी समझ में आएगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रियल एस्टेट के अंदर 100 करोड़ रुपए का फ्लैट बेच देते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनसे 100 गज का मकान भी नहीं बिकता। आपको समझ में आएगा कि एक ही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर दो अलग अलग डायरेक्ट सेलर हैं जो एक ही तरह का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। एक खूब माल बेच रहा है और दूसरे व्यक्ति से माल नहीं बिक रहा। प्रोडक्ट सेम है, उसकी स्पेसिफिकेशन सेम है, उसके बेनिफिट सेम है, उसकी MRP सेम है, और उस पर कमीशन भी सेम है। एक धकाधक बेच रहा है और दूसरा स्ट्रगल कर रहा है माल को बेचने में। तो कुछ सेल्समैन को पता है जो बाकी लोगों को अभी तक नहीं पता। तो आज मैं आपको सेल्स की ABCD से लेकर सेल्स की XYZ सिखाने वाला हूं। तो पहली लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेलिंग इन 2025 isn't about pushing harder, it's about connecting better. So today we will going to learn 21 principles of selling। एक एक प्रिंसिपल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मेरे 25 साल की सड़क पे बिताई हुई जर्नी का क्रक्स है। 25 साल में मैंने सड़क पे जो सीखा है, अगर उसको इकट्ठा कर दूं तो वो सारा का सारा जमा जोड़ इस 21 प्रिंसिपल में समा जाएगा। मैंने आप ही की तरह फरवरी 2001 से अपनी सेल्स की जर्नी स्टार्ट की। घर घर जाता था, डोर बेल बजाता था, प्रोडक्ट बेचता था, और फिर फॉलोअप करने जाता था। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आपको पता है कि 24 घंटे के अंदर फॉलोअप करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो जाता है इंसान। तो मैंने कोई 3 से 4 साल सड़क पे बहुत ऐसी की तैसी कराई है, जिसमें पहला जो साल था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वो पहला साल मैं स्कूटर पे था, 2 व्हीलर पे था। और खासतौर पे 2 साल, एक भी नहीं, 2 साल में स्कूटर पे था, और स्कूटर पे हेलमेट लगा के, सर्दी में ग्लव्स पहन के, और आगे रुमाल बांध के, और स्कूटर चलाते थे। और इतनी ठंड होती थी कभी कभी कि हाथ पूरे जम जाते थे। जहां उतरते थे वहां हाथ ऐसे नहीं खुलते थे, ऐसे निकालने पड़ते थे स्कूटर से। स्कूटर का जो मुट्ठा होता है, हाथ होता है, हाथ इतने सख्त हो जाते थे सर्दी में कि वो खुलते नहीं थे, फिर ऐसे खींच के बाहर निकालता था मैं। और बहुत बार तो ऐसा भी हुआ है कि कहीं पहुंचे फॉलोअप करने के लिए, सुबह के टाइम, सर्दी इतनी जबरदस्त, वहां स्कूटर पार्क किया, खड़ा किया, स्टैंड पे लगाया, और देखा बगल में कुछ लोग आग ताप रहे हैं। तो पहले तो 2 मिनट उसके पास जाकर बैठे, आग तापी, हाथ थोड़ा नॉर्मल किया, थोड़ा शरीर गर्म किया, और फिर उस कलाकार के घर गए जिसको प्लान दिखाया था कि चल भाई तेरा फॉलोअप कर लें, तेरे कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेरीज हैं तो क्लियर कर और ज्वाइन कर। तो बहुत सारी मेहनत करी, लेकिन उसका नतीजा बड़ा अच्छा निकला। तो आज उस सारे गीता ज्ञान का क्रक्स 21 प्रिंसिपल में आपको देना चाहता हूं। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, लेट्स फेस इट, द वे पीपल बाय हैज चेंज। जिस तरीके से लोग आज खरीदारी कर रहे हैं वो तरीका बदल चुका है।
What worked a few years ago, it doesn't work anymore. कुछ साल पहले जो चीजें चलती थी आज वो बिल्कुल भी नहीं चलती। मैं इसको इस तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आज से कोई 15 साल या 20 साल पहले, आज से कोई 20 साल पहले जब किसी को कोई सामान खरीदना होता था, तो हम जहां रहते हैं दिल्ली में, दिल्ली के बगल में चांदनी चौक, दिल्ली के बगल में सदर बाजार, दिल्ली के बगल में खरी बावली, ये सारे बाजार होते थे जहां पर थोक से सामान मिलता था। मैक्सिमम लोग क्या करते थे, दिल्ली, फरीदाबाद, पलवल, गुड़गांव, आसपास का जो एरिया है, सोनीपत, यहां से लोकल ट्रेन पकड़ के वहां जाते थे जब उनकी छुट्टी होती थी महीने में एक बार दो बार, और घर का सारा राशन, घर का सारा सामान उस एक बाजार से लेकर आते थे जो होलसेल मार्केट थी, ताकि उनको कोई 100, 200, 300 रुपए बचत हो जाए। आप देखिएगा, आपके परिवार के भी लोग, अगर आपके फादर मदर से अगर आप पूछेंगे तो लोग बाग क्या करते थे, होलसेल की मार्केट में जाते थे और वहां से अपना सामान खरीद के घर ले आते थे। महीने में कोई एक दिन फिक्स होता था, बैग साथ लेकर जाते थे, बैग भर के लाते थे दिल्ली से। क्यों? क्योंकि जो सामान उसके लोकल एरिया में 2000 रुपए का मिलता था, वही सामान उसको बाहर कोई 1500 रुपए का मिल जाता था। आज से कोई 20-25 साल पुरानी बात बता रहा हूं। यानी लोग इतने सेंसिटिव थे कि वो 500 रुपए बचाने के चक्कर में पूरा दिन लगाते थे। सुबह एएमयू से जाना, पसीने में रहना और गली गली दुकान छांटना, जहां सस्ता मिलता है वहां से माल पिक करना और घर आना। राशन, दाल, चावल, चीनी, इवन सब्जियां भी, आप विश्वास करेंगे, इवन सब्जियां भी फरीदाबाद से लोग ओखला जाते थे। हमारे ओखला में बहुत बड़ी सब्जी मंडी है, तो लोकल लोग अपने शहर से, अपने एरिया से सब्जी ना खरीद कर वहां जाते थे, सो दैट थोड़ी सब्जी सस्ती मिल जाए, 100-200 रुपए बच जाए। ये तरीका था शॉपिंग करने का मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिली का, आज से कोई 20-25 साल पहले। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेकिन ये तरीका अब नहीं चलता, ये तरीका अब बदल चुका है। आज जमाना है ब्लिंकिट का, आज जमाना है ज़ेप्टो का, आज ई कॉमर्स का जमाना है, आज अमेजॉन का जमाना है, आज फ्लिपकार्ट का जमाना है। आज की जनरेशन को अगर आप कहें कि तुझे बैग लेना है और सदर बाजार जाके राशन खरीद लेके आना है, तो वो बैग आपके मुंह पे मार देगी। आज की जनरेशन को अगर आप बोलें कि आपको मंडी जाके 20 दुकानें घूमना है, जहां से भिंडी सस्ती मिलती है वहां से लेकर आना है, तो वो जाएंगे ही नहीं। आज की जनरेशन ब्लिंकिट की जनरेशन है कि वो ऐप खुलती है, ब्लिंकिट पे सामान मंगाती है, 10 मिनट में सामान घर आ जाता है। वो ये नहीं चेक कर रही कि जो सामान उसने मंगाया है उसका रेट कितना है, अगर मैं बाजार से खरीदने जाऊं तो ये कितने में मिलेगा। वो इतना गणित, इतनी कैलकुलेशन आजकल नहीं लगाती। आप मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि आप अमेजॉन पे जाते हैं, सामान खरीद के ले आते हैं, कोई डाउट्स नहीं, कोई कहानी नहीं। कितने लोगों को लगता है बात सच है? कितने लोग मानते हैं इस बात को कि शॉपिंग का तरीका अब बदल चुका है? जिस तरीके से लोग पहले सामान खरीदते थे, अब वैसे नहीं खरीदते। ब्लिंकिट का जमाना है, ज़ेप्टो का जमाना है, अमेजॉन का जमाना है। इस बात को आप मानेंगे, द वे पीपल बाय हैज चेंज। लोगों के खरीदने का तरीका बदल चुका है। बाइंग बिहेवियर हैज बीन चेंज। कस्टमर का बिहेवियर बदल गया है। आज कस्टमर पैसा बचाने की बजाय टाइम बचाना ज्यादा पसंद करता है। क्यों ब्लिंकिट इतना बड़ा, क्यों अमेजॉन इतना बड़ा, क्यों फ्लिपकार्ट इतने बड़े, क्यों ज़ेप्टो इतना बड़ा, ई कॉमर्स की वेबसाइट क्यों इतना ज्यादा ग्रो हुई? रीजन, आज के कस्टमर का बाइंग बिहेवियर हैज बीन चेंज ट्रेमेंडसली फ्रॉम द लास्ट 10, 15, 20 ईयर्स। बाइंग बिहेवियर चेंज हो गया, लेकिन समझते हैं प्रॉब्लम कहां है? सेलिंग स्ट्रेटेजीज चेंज नहीं हुई। जो पुराने सेल्समैन हैं वो आज भी उसी ढर्रे से माल बेचना चाहते हैं, लेकिन सोचने की जरूरत है, जब बाइंग बिहेवियर चेंज हो गए तो क्या सेलिंग बिहेवियर चेंज होने चाहिए कि नहीं? तो जवाब है बिल्कुल हां। अगर बाइंग बिहेवियर चेंज हो गया तो सेलिंग बिहेवियर भी चेंज होने चाहिए। सेलिंग का तरीका चेंज होना चाहिए, सेलिंग का पैटर्न चेंज होना चाहिए, थॉट प्रोसेस चेंज होने चाहिए। जो लोग इस चेंज को एक्सेप्ट करते हैं, नई चीजों को सीखते हैं और सीख कर आगे बढ़ते हैं, उनको माल बेचने में तकलीफ नहीं होती। लेकिन जो लोग आज भी पुराने तरीके से सोच रहे हैं कि माल ऐसे ही बेचा जाएगा, वो लोग पिछड़ गए, बहुत पीछे रह गए। आज कोशिश करूंगा कि आज के इस प्रोग्राम में आपको सेलिंग सिखा सकूं अच्छे से,
कस्टमर बिहेवियर सिखा सकूं अच्छे से, डूज डोंट सिखा सकूं अच्छे से, सो दैट आप बाजार में जब उतरें तो आपको सेल करने में कभी तकलीफ ना हो। और वो सेल की स्ट्रेटेजी आप डायरेक्ट सेलिंग में भी यूज कर सकते हैं और दुनिया के किसी भी बिजनेस में यूज कर सकते हैं। सेल्स स्ट्रेटेजी की सबसे अच्छी बात यह है कि ये रणनीतियां सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग पर एप्लीकेबल नहीं होती। ये जो ज्ञान आप लेने वाले हैं, ये जो कंटेंट आज आपको मिलने वाला है, ये कंटेंट जिंदगी भर आपके काम आ सकता है, डायरेक्ट सेलिंग में भी और डायरेक्ट सेलिंग के बाहर भी। तो इस कंटेंट को ध्यान से समझना मेरे दोस्त, और शायद ये अकेला कंटेंट ऐसा है जो आपके पूरे गुरुकुल की फीस को बराबर कर देगा। फीस जो आप पे किए हैं वो बहुत मामूली है इस कंटेंट के आगे जो मैं डिलीवर करने वाला हूं, क्योंकि एक अच्छी सेल भी आपके शायद 3-4 हजार रुपए निकाल के लेके आ सकती है। तो ध्यान से सुनिएगा, आज का सेशन, आज का कंटेंट आपके लिए रामबाण है। आपकी जिंदगी में कभी आपको तकलीफ नहीं आएगी अगर इस कंटेंट को आपने अच्छे से देखा, समझा। तो जब बाइंग बिहेवियर चेंज हो गया है तो आपको क्या करना है? व्हाट इज द शिफ्ट? आपको क्या चेंज करने की जरूरत है? स्टॉप थिंकिंग अबाउट हाउ टू सेल, स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हाउ दे वांट टू बाय। बड़ी इंपॉर्टेंट सी 2 लाइनें हैं। स्टॉप थिंकिंग अबाउट हाउ टू सेल, कैसे बेचा जाए इसके बारे में नहीं सोचना। आपको यह सोचना है कि कस्टमर को क्या चाहिए जिससे वो खरीद लेगा। यानी आपको अपने हिसाब से सोचने की बजाय ग्राहक के नजरिए से सोचना पड़ेगा। यह शिफ्ट है, यानी आपको अपना थॉट प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा। अभी तक आपके पास जो डायलॉग है वो आप डायलॉग मार रहे हैं जिससे माल बिक जाए। अभी आपके पास जो नॉलेज है वो आप नॉलेज उड़ेल रहे हैं जिससे माल बिक जाए। अभी आपके पास जो है वो आप दिखा रहे हैं कि माल बिक जाए। नहीं, बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा मेरे दोस्त। आपके पास क्या है ये दिखाने की बजाय आपको थोड़ी देर बैठ के ये सोचना पड़ेगा कि कस्टमर क्या सोचता है, आपका प्रोस्पेक्ट क्या सोच रहा है। अगर आप 5 मिनट आराम से बैठ के सोच सकें, किसी होम मीटिंग में जाने से पहले, किसी 1-to-1 प्रेजेंटेशन से पहले, कि सामने वाला क्या सोच रहा है, उसको एक्चुअली में क्या चाहिए, अगर आप पहले से थोड़ा सा वर्कआउट करके जाएं दोस्त, तो वहां पर जाके आपकी डिलीवरी बहुत अच्छी होगी। वहां पर जाके आपकी प्रेजेंटेशन का रूप रंग सब बदल चुका होगा, क्योंकि आप वो बात कर रहे होंगे जो कस्टमर की नीड है। कस्टमर की नीड समझ के अगर कंटेंट डिलीवर करेंगे तो सेल की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो पहला शिफ्ट ये है कि स्टॉप थिंकिंग अबाउट हाउ टू सेल, कैसे बेचना है ये नहीं सोचना। स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हाउ दे वांट टू बाय, ये सोचना है कि वो क्यों खरीदेगा, मैं ऐसा उसको क्या बोलूं कि वो खरीदने के लिए उत्सुक हो जाए। तो पहला शिफ्ट समझना बहुत जरूरी है। सेलिंग की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्त, डोंट पुश। मैक्सिमम सेल्समैन भयंकर गलती करते हैं, भयंकर गलती करते हैं, वो ज्यादा पुश करते हैं। मोस्ट लीडर्स थिंक क्लोजिंग इज इक्वल टू पुशिंग। मैक्सिमम लीडर को लगता है कि क्लोजिंग का मतलब है ज्यादा पुश कर देना, ज्यादा बात करना। बट प्रेशर क्रिएट रेजिस्टेंस। याद रखिए, सेल्स के अंदर प्रेशर क्रिएट्स रेजिस्टेंस। आप जितना ज्यादा प्रेशराइज करेंगे सामने वाले आदमी को, उतना वो 4 कदम पीछे होना शुरू करता है। आप जितना प्रेशर बनाएंगे उतना वो पीछे हटेगा, आप जितना प्रेशर बनाएंगे उतना वो पीछे हटेगा। द मोर यू कन्विंस द मोर दे क्वेश्चन। आप जितना कन्विंस करने की कोशिश करेंगे उतने सवाल वहां से आएंगे। आप मेरी बात को याद रखिएगा कि सेलिंग पुश करने से कभी नहीं होती मेरे दोस्त। रियल सेल इजंट प्रेशर, इट्स अलाइनमेंट, इट्स क्लैरिटी। जो रियल सेल होती है वो प्रेशर क्रिएट करने से कभी नहीं आती। रियल सेल तब आती है जब आप उसको क्लियर करते हैं, आपका प्रोडक्ट और आपका बिजनेस प्लान, और डिसीजन फिर उस पर छोड़ देते हैं बिना प्रेशर क्रिएट करे। याद रखिए, जब भी आप प्रेजेंटेशन दिखाएं, जब भी आप अपना प्लान का डेमो करें, अपने प्रोडक्ट का डेमो करें, जिंदगी में पुश करने की कोशिश मत करना। जितना ज्यादा आप पुश करोगे उतना वो पीछे हटेगा। जितना ज्यादा आप कन्विंस करने की कोशिश करोगे उतना वो 4 कदम पीछे हटाएगा। आपका एज अ सेल्समैन काम क्या है? आपका एज अ सेल्समैन काम है उसको क्लैरिटी देना,
अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने बिजनेस प्लान के बारे में, और ये दो चीजें उसके लिए क्या कर सकती हैं इसके बारे में। आपको सिर्फ नॉलेज पास करना है और उसके जवाब का इंतजार करना है। जहां आपने पुश करना शुरू कर दिया, लेडीज एंड जेंटलमैन, आपकी सेल होने की पॉसिबिलिटीज बहुत कम। मैक्सिमम लीडरों को मैं देखता हूं, मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूं, जब मैं सेल्स वर्कशॉप करता हूं तो मैं अपने सामने उनको बोलता हूं कि बेच के दिखाइए, सेल द प्रोडक्ट। और वो जब कस्टमर को बेचना शुरू करते हैं तो वो ऐसा चिपक जाते हैं जैसे भूत चिपकता है किसी में रात में, छोड़ते ही नहीं है उसको। याद रखिए कि पुश करने से सेल्स कभी नहीं होती। 3 टिप्स दे रहा हूं आपको, बहुत आसान, आपकी सेलिंग स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए। सबसे पहला टिप, इंस्टेड ऑफ एक्सप्लेनिंग व्हाट यू डू, स्पीक टू द ट्रांसफॉर्मेशन दे विल एक्सपीरियंस। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इंस्टेड ऑफ एक्सप्लेनिंग व्हाट यू डू। आप जो करते हो उसको एक्सप्लेन करने से अच्छा है आप ये बताओ कि जो मैं करता हूं उससे आपकी जिंदगी में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। ध्यान से सुनिएगा, आप जो बता रहे हो, आपको आपके प्रोडक्ट के बारे में जो मालूम है, आपका प्लान जो बता रहा है, ये ज्यादा डिस्कस करने से अच्छा है कि आप ये बताएं कि ये प्रोडक्ट और ये प्लान आपकी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते। बहुत बारीक सी और महीन सी लाइन है जो मैं कह रहा हूं, अगर समझ में आ रहा है तो मैं आपको एक और तरीके से समझाता हूं। आपने उनको प्रोडक्ट और प्लान की तारीफें ज्यादा नहीं करनी, आपने ये करना है कि हमारा प्रोडक्ट, हमारा प्लान आपकी जिंदगी को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकता है। यानी आपकी बातों का मैक्सिमम पोर्शन उसकी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आ सकता है उसके बारे में बात करने में होना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है, लोग अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, अपने प्लान के बारे में बात करते हैं, कितना पैसा हमने कमाया इसके बारे में बात करते हैं, कंपनी कितनी बड़ी है इसके बारे में बात करते हैं, वो फलाना लीडर 1 करोड़ रुपए कमाता है, वो 50 लाख रुपए कमाता है, वो 25 लाख रुपए कमाता है, उसके बारे में बात करते हैं। कस्टमर को इंटरेस्ट ही नहीं, कस्टमर को अपने अलावा किसी में इंटरेस्ट नहीं होता। ये कागज पे नोट कर लो आज, हर ग्राहक सिर्फ अपने बारे में जानना चाहता है कि तुम्हारा प्रोडक्ट, तुम्हारा प्लान मेरी जिंदगी कैसे बेटर करेगा, ये मुझे बताओ। वो फला आदमी ने मर्सिडीज ले ली, उसको मुझे उससे क्या करना है। वो फला आदमी ले आया रॉयल्स रॉयल्स, मुझे उससे क्या करना है। 99% डायरेक्ट सेलर की सबसे बड़ी कमी है कि वो सामने वाले के बारे में बहुत कम बात करते हैं। अपनी कंपनी, अपना प्रोडक्ट, अपना प्लान, अपना अपलाइन, इसके अलावा बात ही नहीं करते। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो आपको इस प्रॉब्लम को दूर करना है मेरे दोस्त। आपको यह याद रखना है कि आपको सामने वाले व्यक्ति की जिंदगी में आपका प्रोडक्ट और प्लान कैसे ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है उसके ऊपर बात करनी है, उस पर ध्यान देना है। नंबर 2, फोकस लेस ऑन सेलिंग, रिक्रूटिंग। आपको सेल करने के ऊपर फोकस नहीं करना, एंड मोर ऑन शोइंग देम व्हाट्स पॉसिबल। आपको दिखाना है कि उसकी जिंदगी कैसे बेटर हो सकती है। आपके पास कुछ टेस्टिमोनियल हो सकते हैं आपके प्रोडक्ट के, कि देखिए ये मेरा प्रोडक्ट है, जिस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद इस फला आदमी की जिंदगी में ये चेंज हो गया। अगर आप या आपकी माताजी या आपके पिताजी इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो डायबिटीज कंट्रोल हो सकती है। आप अगर इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो आपका कैल्शियम बेटर हो सकता है। आपने ज्यादा बात करनी है क्या, टेस्टिमोनीज के बारे में, कि ये प्रोडक्ट ये कर चुका है, आपके साथ भी ऐसा कर सकता है। याद रखिए, अगर उसको आप ये बताते हैं कि अगर आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन करते हैं और हमारा प्रोडक्ट बाय करते हैं तो ये चीजें आपके लिए बेटर होनी शुरू हो जाएंगी। यानी कुल जमा जोड़िए है मेरे दोस्त कि आपको सामने वाले का फायदा बताना है, सामने वाले के बारे में बात करनी है। ये प्रोडक्ट, ये प्लान, ये कंपनी उसकी जिंदगी कैसे बदलेगी इसके ऊपर डिस्कस करना है। द लॉन्गर यू टॉक द लेस दे बिलीव। जितना ज्यादा आप बात करते हैं उतना वो कम भरोसा करता है आप पे। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देकर समझाता हूं। नॉट बिकॉज योर ऑफर इज वीक बट बिकॉज यू आर स्टिल ट्राइंग टू प्रूव इट। ऐसा नहीं कि आपका ऑफर कमजोर है इसलिए वो भरोसा नहीं करता, लेकिन वो समझ जाता है कि आप अभी भी अपनी बात को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं ऐसे ऐसे लोगों को मिला हूं अपने 25 साल के करियर में, जो प्रेजेंटेशन जब शुरू करते हैं ना
तो उनकी प्रेजेंटेशन 2.5 घंटा 3 घंटा चलती रहती है। आपके पास भी बहुत सारे लोग होंगे, आपकी टीम में भी बहुत सारे लोग होंगे, इवन आप में से भी कुछ कलाकार महारथी होंगे जिनका प्लान 2-2 घंटे चलता है, जिनकी प्रेजेंटेशन 2-2 घंटे चलती है, जिनके क्वेश्चन एंड आंसर सेशन 2-2 घंटे 2.5 घंटे चलते रहते हैं। नहीं, सबसे बड़ी गलती यही है। मेक श्योर कि आप घड़ी देख के प्लान स्टार्ट करें। 40 मिनट्स, जी हां, 40 मिनट्स के अंदर आपको आपका प्लान, आपका प्रोडक्ट, उसके Q&A सॉल्व। देखो, 10 में से कोई एक प्लान ऐसा हो सकता है जो 1.5 घंटा चल जाए, 2 घंटा चल जाए। क्यों? क्योंकि सामने वाले का सवाल जवाब है, समझ आता है। लेकिन सारे के सारे प्लान अगर आपके 2 घंटा 2.5 घंटा खींच रहे हैं, इसका मतलब आप प्रेजेंटेशन ठीक से नहीं दिखा रहे, आप आपके कस्टमर को ठीक से टैकल नहीं कर रहे, आप ज्यादा कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, आप ज्यादा पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, आप ज्यादा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखिए, अगर आपका प्रेजेंटेशन 1-1.5 घंटे से ऊपर निकल जा रहा है तो सेल्स की कन्वर्जन बहुत कम हो जाती है। आपको लगता है कि मैं ज्यादा समझाऊंगा तो वो ज्यादा समझेगा, जबकि सेल्स में उल्टा होता है। आप जितना ज्यादा समझाते हैं वो उतना ही कम समझता है और सेल्स की कन्वर्जन उतनी ही कम होती है। आप देखिए, जिसको कन्विंस होना होता है वो पहले 40 मिनट में हो जाएगा, जिसको कन्विंस होना होगा वो पहले 40 मिनट में हो जाएगा, जिसको नहीं होना होगा वो 4 घंटे के बाद भी नहीं होगा। आप नोट कर लीजिए, आप अपने एक्सपीरियंस को देखिए कि आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जब 3-3 घंटे का प्लान चलता है तो खाली हाथ लौट के आते हैं, जब 2-2 घंटे का प्लान चलता है तो खाली हाथ लौट के आते हैं। एक बार कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए क्या मैं ठीक कह रहा हूं? जितना बड़ा प्रेजेंटेशन होता है उतनी सेल्स में कन्वर्जन होने की पॉसिबिलिटीज कम हो जाती हैं, जितना छोटा कन्वर्जन होता है, प्लान होता है, उतनी सेल्स होने की कन्वर्जन बढ़ जाती है। द मोर यू स्पीक, लेस कन्वर्जन विल यू हैव। आप जितना ज्यादा कन्विंस करने की कोशिश करेंगे उतना वो नहीं जुड़ता। आपको लगता है कि नहीं, ऐसा होता नहीं है, मैं ज्यादा समझाऊंगा, मैं ये एग्जांपल भी दूंगा, मैं उसको बैंक भी दिखाऊंगा, मैं उसको चेक बुक भी दिखाऊंगा, मैं उसको अपलाइन से बात भी करा दूंगा, अपलाइन का वीडियो कॉल भी करा दूंगा, कंपनी के मालिक से भी बात करा दूंगा, सब कर दूंगा, नहीं जुड़ेगा। जिसने पहले 40 मिनट में जुड़ना है वो जुड़ जाएगा मेरे दोस्त। बाकी का जो टाइम है ना, 40 मिनट से 2 घंटा 3 घंटा, आप सिर्फ अपना टाइम, अपनी एनर्जी खराब कर रहे हैं। मेक श्योर आज के बाद अगर आप 3-3 घंटे एक ही प्रेजेंटेशन में इन्वॉल्व हैं तो पूरे दिन में तो प्रोडक्टिविटी क्या खाक आएगी। आप चाहकर भी 2 प्रेजेंटेशन से ऊपर दे ही नहीं पाएंगे। स्टॉप वॉच लेकर बैठिए, स्टॉप वॉच लेकर बैठिए और सामने वाले को अर्जेंसी क्रिएट होना सिखाइए। सेल्स क्रिएट करने का सबसे अच्छा तरीका है अर्जेंसी क्रिएट करना, कि जैसे ही आपने प्लान स्टार्ट किया आप उसको बोलेंगे सर हम इस प्रेजेंटेशन को 35 मिनट्स में खत्म करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां से मुझे निकल के किसी और प्रेजेंटेशन में जाना है, वहां कोई 14-15 लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, हो सकता है एक भी आदमी आपका इंतजार ना कर रहा हो, फिर भी आपको यही कहना है, एक अर्जेंसी क्रिएट करनी है। ये सेलिंग ट्रिक्स हैं, ये कोई गलत बात नहीं है, इसमें कुछ गलत नहीं है, ये सिर्फ सेलिंग ट्रिक्स हैं कि आप जब बैठें आप उनको बोले सर वी हैव ओनली 35 मिनट्स टू टॉक, हम 35 मिनट में अपनी बात खत्म करेंगे, बिकॉज वी हैव टू मूव टू सम अदर प्लेस जहां पर 20-25 लोग मेरा वेट कर रहे हैं और मैं टाइम का पाबंद आदमी हूं, मैं वहां टाइम से ही पहुंचना चाहता हूं। और आप बोले मैं 35 मिनट में खत्म करूंगा, और 35 मिनट के अंदर आपको जो कुछ पूछना है मुझसे पूछ लीजिए। सामने वाले को 2 चीजें क्लियर होती हैं, पहला कि इसको मेरी जरूरत नहीं है, दूसरा कि इसके पास मेरे अलावा भी बहुत काम है। लेकिन जब आप एक ही व्यक्ति के साथ 3 घंटा बिताते हैं ना, तो 2 चीजें क्लियर होती हैं उसको, कि ये खाली आदमी है, और दूसरा ये कन्विंस कर रहा है लेकिन मैं कन्विंस नहीं हो रहा, फिर भी लगा हुआ है, यानी इसके पास मेरे अलावा भी कोई और नहीं है। लेडीज एंड जेंटलमैन, सेलिंग सीक्रेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं सीखने और समझने। याद रखिए, द लॉन्गर यू टॉक द लेस दे बिलीव। जितना ज्यादा बात करेंगे उतना कम उसको भरोसा होगा आपके ऊपर। बी शॉर्ट, बी स्पेसिफिक एंड मूव ऑन। 140 करोड़ की आबादी है, हमने कल 500, 600, 1000 लोगों की लिस्ट बनाई थी। क्यों बनाई थी? क्योंकि लिस्ट आपको ये बेनिफिट देती है कि आप 30 मिनट के अंदर वहां से निकल जाएं। आप 30 मिनट में क्यों नहीं निकलते? 3-3 घंटा क्यों बैठते हैं? क्योंकि लिस्ट में ही 7.5 लोग हैं आपके।
आपको लगता है जो कुछ करना है मुझे इन्हीं 7 लोगों के साथ करना है, अगर ये ही नहीं जुड़े तो मेरी जिंदगी में तो कुछ होगा ही नहीं। लेकिन अगर आपकी लिस्ट में 1000 लोग हैं तो आप आधे घंटे में वहां से निकल जाते हैं कि ठीक है सर, आपको समझ नहीं आ रहा, ऑल द बेस्ट, फिर कभी और बैठेंगे, फिर कभी और डिस्कस करेंगे। हो सकता है आपको आज हमारी बात समझ में ना आए, हो सकता है 2 साल के बाद समझ में आए। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। और आप अपना बस्ता उठाएं, अपनी बाइक पे किक मारें, अपनी गाड़ी को सेल्फ मारें और निकल जाएं। हो क्या रहा है, आप उल्टा कर रहे हैं। आप उसकी जान नहीं छोड़ रहे, वो जाना चाह रहा है, आप कह रहे हैं रुक। कितनी मजे की बात। वो कह रहा है कि भाई मुझे कहीं जाना है, मेरी कहीं मीटिंग है, आप कहते हैं सर बस 2 मिनट, आपको मैं पूरी बात तो समझा दूं एक बार, ये वाला एग्जांपल तो और दे दूं, ये तो मैंने अभी तक दिया नहीं, बस मेरी बैलेंस शीट देख लो, मेरी बैंक स्टेटमेंट देख लो। अरे सर रुकिए ना, आपको कुछ बढ़िया। अरे भाई, होना उल्टा चाहिए, आप कर उल्टा रहे हैं। अर्जेंसी आपको होनी चाहिए, आप अपॉर्चुनिटी देने आए हैं, वो लेने आया है। जल्दी आपको होनी चाहिए, समय आपका कीमती है, आप बिल्कुल रिवर्स कर रहे हैं, बिल्कुल रिवर्स कर रहे हैं मेरे दोस्त, काम नहीं चलता। मैक्सिमम लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि वो सेलिंग गलत तरीके से करते हैं। आगे लेके चलता हूं। सबसे बड़ा ट्रुथ क्या है, सबसे बड़ी सच्चाई यह है, प्रोस्पेक्ट रेयरली से नो टू द प्राइस। कभी कभी लोगों को लगता है कि लोग इसलिए नहीं जुड़ रहे क्योंकि उनको लग रहा है कि हमारा प्राइस ज्यादा है। ये सबसे बड़ा झूठ है। दे से नो टू द गैप बिटवीन व्हाट दे हर्ड एंड व्हाट दे फेल्ट। वो नो इसलिए बोल रहा है क्योंकि जो वो सुन रहा है और वो जो फील कर रहा है उसमें गैप है। वो सुन कुछ और रहा है, लेकिन आपसे मिलने के बाद उसको फील कुछ और आ रहा है। वो सुन तो बिल्कुल ठीक रहा है कि आप करोड़पति हो सकते हैं, सुन तो वो ठीक रहा है कि आप मर्सिडीज ले सकते हैं, सुन तो वो ठीक रहा है कि आप एक विला ले सकते हैं, सुन तो वो ठीक रहा है कि आप एक यॉच ले सकते हैं, प्राइवेट जहाज ले सकते हैं, वो सुन तो ठीक रहा है, लेकिन फील नहीं कर रहा आपसे मिलने के बाद। उसको लग रहा है कि कहीं ना कहीं तो कुछ झोल है, कहीं ना कहीं तो कुछ लोचा है। प्राइस के लिए मना नहीं कर रहा, प्राइस कारण नहीं है किसी भी व्यक्ति के मना करने का। सबसे बड़ा कारण है कि जो वो सुन रहा है और वो जो फील कर रहा है, दोनों में मिसमैच है। सुनने वाला व्यक्ति जब सेम फील करने लग जाए तो 100 करोड़ का अपार्टमेंट भी बिक जाता है। जो आप सुनते हैं, अगर आपको सेम फीलिंग भी आ रही है तो सेल कन्वर्ट हो जाती है। याद रखिएगा, प्राइस के लिए कभी इस दुनिया में मना नहीं होता। तो करना क्या है, सेलिंग सीखने की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बी अ कंसल्टेंट नॉट अ सेलर। बी अ कंसल्टेंट नॉट अ सेलर। पीपल हेट सेलर्स। एक कॉमन आदमी सेलिंग वालों लोगों से हेट करता है, नफरत करता है। देखो याद रखना मेरी बात, पीपल हेट सेलर्स। याद करो, जब आप मंडी जाते थे, हम लोग तो छोटे थे तो मंडी जाते थे, हमारी माता जी हमको बोलती थी जाओ मंडी में सामान लेकर आओ। और मंडी में अपन जाते थे, पूछते थे भाई ये भिंडी कितने की दी, तो बोलता था 20 रुपए किलो। हमने पूछा, उसने बताया, हम आगे बढ़ गए कि ढूंढते हैं कोई 15 में दे दे तो। फिर आगे जाते थे, भाई भिंडी कितने में दी, 18 रुपए किलो। तो हम सोचते थे थोड़ा सा और आगे जाते हैं, कोई 15 में दे दे तो। फिर आगे जाते थे, भिंडी कितने में दी, 20 रुपए किलो। पूरी मंडी का चक्कर लगाते थे, कम से कम 25 लोगों से पूछते थे, तब जाके एक से खरीदते थे। ऐसा ही आदमी शॉपिंग मॉल में करता है, 20 जगह जाता है तब जाके एक से खरीदता है। यही सारे लोग अब आपके प्रोस्पेक्ट हैं। यही सारे लोग अब आपके प्रोस्पेक्ट हैं। ये भी 20 बार आपसे मिलेंगे तब जाके शायद एक बार खरीदेंगे। आप भी तो यही करते थे। आप भी रिक्शा वाला जब 10 मांगता था, 10 कहां देते थे? आप भी तो मोल भाव करते थे। सेल करना इतना आसान होता तो सब कर लेते मेरे दोस्त। याद रखना, मैं आपको सबसे बड़ा रामबाण बताने जा रहा हूं। किसी भी सेल को मैच्योर करने की सबसे इंपॉर्टेंट सीख आपको देने वाला हूं। याद रखना, बी अ कंसल्टेंट नॉट अ सेलर। पीपल हेट सेलर्स एंड दे हेट द फैक्ट दैट दे हैव बीन सोल्ड। लोगों को इस बात से बहुत नफरत होती है कि कोई बेचने आया है। इस बात से लेकर उनको बहुत नफरत होती है कि कोई बेच गया, हमसे पैसे ले गया। सेलिंग के लोगों से लोगों को हमेशा नफरत होती है। इसलिए सेलर बनना ही नहीं है, क्या बनना है? कंसल्टेंट। दोनों हैं एक ही,
लेकिन वर्ड अलग होता है तो बायर की फीलिंग अलग अलग हो जाती है। कैसे, मैं बताता हूं। 3 स्टेप फॉर्मूला है। सबसे पहले एग्जामिनेशन, दूसरा है डायग्नोज, तीसरा है ट्रीटमेंट। कोई भी कंसल्टेंट पूरी दुनिया के अंदर ये 3 काम करता है, एग्जामिनेशन, डायग्नोज, ट्रीटमेंट। ये क्या भला है? आप किसी डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब को पेट दिखाया, जैसे मैंने कल भी एग्जांपल दिया था कि डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द है। तो डॉक्टर क्या करता है? उसी के केबिन में एक छोटा सा बेड होता है, आपको बोलता है आप लेट जाइए। आप चप्पल उतारते हैं, पीछे बैठते हैं और उस बेड पे लेट जाते हैं। अब डॉक्टर अपने असिस्टेंट को बोलता है चाकू दीजिए और एक कांटा दीजिए और कटिंग टूल दे दिए, और वो आपकी शर्ट ऊपर करता है और आपका पेट काट देता है। ऐसा करता है? नहीं, ऐसा नहीं करता। यानी जब आपको लिटाता है तो ट्रीटमेंट कभी नहीं करता। देखो, ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। ट्रीटमेंट इज अ थर्ड स्टेप। पहला स्टेप है एग्जामिनेशन। वो आपको जब छोटे से बेड पर लिटाता है, इतना छोटा सा बेड होता है हॉस्पिटल के अंदर, वो सबसे पहले आपको एग्जामिन करेगा, आपके पेट में हाथ लगाएगा, स्टेथोस्कोप लगाएगा, चेक करेगा, एग्जामिन करेगा, आपको प्रॉपर बैठेगा। दवाई नहीं दे रहा, अभी अभी ट्रीटमेंट नहीं किया, सिर्फ एग्जामिनेशन कर रहा है, पूछ रहा है कल क्या खाया था, कब से तकलीफ हो रही है, कोई दवाई इससे पहले खाई कि नहीं खाई, आपके परिवार में तो कुछ इस तरह की समस्या नहीं है। वो कोई 5-7 सवाल पूछेगा अपनी जानकारी के लिए। अभी वो सिर्फ एग्जामिन कर रहा है मेरे दोस्त। जब एग्जामिन कर लेगा उसके बाद वो डायग्नोज करेगा कि एक्चुअली में तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। उसको समझ में आएगा कि इसका जो पेट दर्द हो रहा है वो इस कारण से हो रहा है। जब उसको कारण पता चलेगा, जब वो प्रॉब्लम डायग्नोज करेगा, फिर थर्ड स्टेप पर आएगा, फिर आपको ट्रीटमेंट देगा, आपको दवाई लिखेगा, आपको इंजेक्शन लिखेगा, या हो सकता है एक आध टेस्ट और करवा ले अपनी सुविधा के लिए। कंसल्टेंट ट्रीटमेंट कभी नहीं करता। देखो, ध्यान से सुनना मेरी बात। कंसल्टेंट सबसे पहले ट्रीटमेंट नहीं करता, कंसल्टेंट सबसे पहले एग्जाम करता है। आप सोचिए, आप किसी डॉक्टर के पास गए, मेरे पेट दर्द हो रहा है, और तुरंत उसने तुम्हारा ऑपरेशन कर दिया। कभी जिंदगी में जाओगे उसके पास? कभी जिंदगी में भेजोगे उसको, अपने किसी दोस्त को उसके पास? कभी नहीं। डॉक्टर वही कामयाब है जो इस रूट को फॉलो करता है, इस सिस्टम को फॉलो करता है। नंबर 1 एग्जामिनेशन, नंबर 2 डायग्नोसिस, नंबर 3 ट्रीटमेंट। डायरेक्ट सेलर को सेलर नहीं बनना, कंसल्टेंट बनना है। कंसल्टेंट का मतलब, आपके पास जब कोई गेस्ट आता है, जब आप किसी गेस्ट से मिलते हो, तो सबसे पहले थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होता है दोस्त, लेकिन सेल की कन्वर्जन 100% होगी, इसकी गारंटी है। आपको धूल में लठ मारने की जरूरत नहीं है, निशाना लगा के आदमी को मार सकते हो आप। आपको सबसे पहले एग्जामिनेशन करना है उस गेस्ट का। आपने उससे पूछना है कि और घर में क्या क्या चल रहा है, और तेरा अब सैलरी के अलावा और क्या प्रोफेशन है, घर में कितने बच्चे हैं, उसकी फीस कैसे जाती है, तेरी सैलरी कितनी है, बिजली का बिल कितना आता है, खर्चे कैसे चलते हैं तुम्हारे, क्या सपना है आगे जिंदगी में, क्या आगे बढ़ना है, क्या करना चाहते हो, माँ बाप का क्या हाल चल रहा है, उनकी तबीयत खराब चल रही है कि नहीं चल रही, उनकी दवाइयों पे तो कुछ खर्च नहीं होता, बच्चों की ट्यूशन पे कितना खर्च होता है। आपको उसके साथ 2-3 मिनट बैठ के उसका एग्जामिनेशन तो करो, पता तो करो उसकी जिंदगी में साला चल क्या रहा है। और जब ये पूरी चीजें समझ लो, डायग्नोज कर लो कि इस आदमी को एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है, या इस आदमी को पब्लिसिटी की जरूरत है, या ये आदमी फेम का भूखा है। पैसे तो हैं लेकिन इसको मोहल्ले वाले लोग नहीं जानते, पैसे तो हैं लेकिन सोशल सर्कल नहीं है। तो अगर आप डायग्नोज अच्छा करते हो, एग्जामिन अच्छा करते हो, तो उस हिसाब से ट्रीटमेंट कर सकते हो यार। अब जिसको पैसे चाहिए ही नहीं, उसको तुम बता रहे हो कि अरे भाई साहब, हमारे अपलाइन ने ना तो खरीद लिया होंडा सिटी, वो खुद मर्सिडीज चला रहा है तुम्हारा गेस्ट। अब बताओ, क्योंकि तुमने एग्जामिन किया नहीं, डायग्नोज किया नहीं। जिसके पास पहले से मर्सिडीज तुम्हारा गेस्ट है, उसको अपने अपलाइन की होंडा सिटी दिखा रहे हो, तो वो जूता मार के भगाएगा तुमको। क्यों? क्योंकि तुमने, डायरेक्ट सेलर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो सीधा ट्रीटमेंट करता है, सीधा ट्रीटमेंट। उसको कोई मतलब नहीं है कि गैस को क्या चाहिए, उसको कोई मतलब नहीं है कि गैस को किस चीज की जरूरत है। उसका एक ही काम है, जो सामने आया रगड़ दो,
मेट्रो ट्रेन में मिला तो मेट्रो ट्रेन में रगड़ दो, रिक्शे पे मिला तो रिक्शे पे रगड़ दो, बस में कोई बगल में बैठा है तो बस में रगड़ दो, ट्रेन की बोगी में कोई मिल गया तो भाई तू जब तक उतरेगा नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं तुझे, रगड़ दो, जहां जो मिला रगड़ दो, डायरी पेन मिला तो डायरी पेन पे रगड़ दो, नहीं तो जेब से कागज निकाला, घुटना ऊपर किया, घुटने पे रगड़ दो, प्लान दिखा दो। अरे मेरे भाई, सीधा ट्रीटमेंट करने की गलती बिल्कुल मत करो। ये 3 स्टेप प्रोसेस है, इसको फॉर्मूले को फॉलो करो। सेलर मत बनो, कंसल्टेंट बनो। जिस दिन तुम कंसल्टेंट बन गए, सामने वाला व्यक्ति को तुम पे ट्रस्ट होगा, सामने वाला व्यक्ति को तुम पे भरोसा होगा, और आप वहां पर चोट मार पाएंगे जो उसकी दुखती हुई नस है। अब एक आदमी को पैसा चाहिए ही नहीं, उसको फेम चाहिए, तो आप प्रेजेंटेशन में क्या बात करोगे? अरे सर, आपको यहां पर मौका मिलेगा 2000 लोगों के सामने बात करने का। यहां जब आप प्रोग्राम करोगे, 2000 लोगों के सामने बात करोगे तो लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे सर। अरे सर, यहाँ का माहौल देखो, मैं आपको ऐसी वीडियो दिखाता हूं जो एक साधारण आदमी स्टेज पर गया, लोग कैसा शोर मचाते हैं। अरे सर, इतना फेम होता है, लोग पैर छूते हैं आपका, भगवान की तरह आपकी पूजा होती है, क्योंकि आपने एग्जामिन कर लिया, डायग्नोज कर लिया कि इस आदमी को फेम की जरूरत है। अब आप अपने ट्रीटमेंट में उसको फेम नाम की टैबलेट ही दे रहे हो, लेकिन उसको फेम की जरूरत ही नहीं है, और आप उसको बता रहे हो अरे सर, आपको दुनिया पहचानेगी, अरे दुनिया आपको जानेगी। वो कह रहा भाई हमें फेम नहीं चाहिए, हमको पैसा चाहिए, हमको पैसे का बहुत जरूरत है। एग्जामिन करोगे, डायग्नोज करोगे तो ट्रीटमेंट अच्छे से हो पाएगा। क्यों? हर व्यक्ति को मैं चीज सिखाता हूं, ये 3 स्टेप फॉर्मूला बहुत 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 इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। की पॉइंट बड़ा सिंपल है, फोकस ऑन रिलेशनशिप नॉट द सेल्स। Focus on relationship, not the sales. If you focus on sales, you will lose both. अगर आप सेल पे फोकस करते हो तो ना रिलेशनशिप हाथ लगता है, ना सेल्स, ना माया मिली ना राम, दोनों खत्म हो गए। लेकिन अगर आप रिलेशनशिप पे फोकस करते हो तो रिलेशनशिप भी बनता है और सेल भी होती है। यह है एक अच्छे सेलर की पहचान। अगर आप इसको लॉन्ग टाइम सीखना चाहते हो तो ये प्रैक्टिस आपको 1 साल 2 साल करनी पड़ेगी, और जब ये सब चीजें आपको समझ में आ जाती हैं, मैं दावा दे सकता हूं, शर्त लगा के कह सकता हूं, आपके 3 फीट के दायरे में साला जो आ जाए वो जुड़े बिना रह ही नहीं सकता। सेलिंग बहुत कमाल की चीज है मेरे दोस्त, बट सीखनी पड़ती है। अगर आपको लगता है कि मैं जन्मजात सेलर हूं तो ऐसा होता नहीं है। ये ट्रिक्स हैं, ये टेक्स हैं, ये आर्ट है, ये एक बहुत अच्छा स्किल है जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको सीखना पड़ेगा, आपको लर्न करना पड़ेगा, और एक एक चीज सीखते 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 आप 1 साल 2 साल 3 साल के बाद वैसे आदमी हो जाते हैं जो एक प्रोफेशनल सेलर होता है, एक प्रोफेशनल नेटवर्कर होता है, एक प्रोफेशनल डायरेक्ट सेलिंग करने वाला आदमी होता है। अब ये आदमी दुनिया में कहीं भी चला जाए, उसको पता है कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। ये बोलने से बिकता है, ये बोलने से नहीं बिकता है। राम कहानी पूरी नहीं सुनानी है, 35 मिनट 40 मिनट, मूव ऑन, आगे बढ़ जाओ, बहुत काम है सर हमारे पास। आप अकेले थोड़ी ना हो जो आपके बातों का सवाल जवाब करते रहेंगे। आपने 2 सवाल पूछे, हमने आपको जवाब दे दिए, अब आपके 200 सवाल हैं, इतना टाइम नहीं है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट पर्सन। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोस्त। लेट मी टेल यू द इजीएस्ट वे टू लूज अ सेल। किसी भी सेल को लूज करने का सबसे आसान तरीका, मुझसे लोग अक्सर पूछते हैं कि सोनू सर सेल्स सिखाओ। अब चलती सड़क पे तो मैं किसी को सेल्स सिखा नहीं सकता। कोई फ्लाइट में मिल जाता है, अरे सर आप तो बहुत अच्छे ट्रेनर हो, बहुत कॉर्पोरेट्स को ट्रेन करते हो, इतने बड़े बड़े बैंक्स आपके पास आते हैं, इतनी बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज आपके पास आती हैं, अदानी साहब जैसे कंपनी को आप एक बार सिखा रहे थे हाउ टू सेल प्रॉपर्टीज। आप इतने बड़े बड़े ट्रेनिंग वर्कशॉप करते हो जहां 25,000 30,000 रुपए का टिकट होता है। आप रियल एस्टेट की ट्रेनिंग करते हो फुल डे की, जहां पर आप सिखाते हो हाउ टू सेल रियल एस्टेट, 100 करोड़ का फ्लैट कैसे बेचा जाए। तो फ्लाइट में मुझे बड़े सारे लोग मिल जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और सेल्स सीखना चाहते हैं। अब वो फ्लाइट 2 घंटे की है, अब 2 घंटे में उसको कैसे मैं सेल्स सिखाऊं। तो मैंने बोला भाई मैं 2 घंटे में सेल्स तो नहीं सिखा सकता, लेकिन एक बात सिखा देता हूं कि ये करेगा तो सेल नहीं होगी। हाँ? ये करेगा तो सेल नहीं होगी, तो ये मत कर, बस इतना ही समझ ले। और तूने पैसा भी नहीं दिया तो फ्री में तुझे वैसे भी नहीं सिखाऊंगा, है? लेकिन इतना समझा सकता हूं कि ये मत करियो जिंदगी में, अगर ये किया तो सेल कभी नहीं होगी। तो मैं आपको भी बात बताना चाहता हूं, लेट मी टेल यू
द इजिएस्ट वे टू लूज अ सेल, और वो है आपकी स्क्रीन के ऊपर, टॉक टू मच. द मोर यू एक्सप्लेन द लेस दे बिलीव. The more you explain, the less they believe. The longer you talk, the less they believe. Not because your offer is weak, but because you are still trying to prove it. मैं दोबारा से ये बात बोल रहा हूं. जितना ज्यादा बात करेंगे उतना उसको आप पे कम विश्वास होगा. जितना ज्यादा समझाने की कोशिश करेंगे वो उतना कम समझेगा. घड़ी का ध्यान रखिए. 35 मिनट्स, मूव ऑन. ज्यादा बात करने का नहीं है, कम बात करने का है. अपने शब्दों में धार पैदा करने का है. आपके एग्जाम्पल्स में धार पैदा होनी चाहिए. आपको क्वेश्चन एंड आंसर कम समय के अंदर क्लियर करना आना चाहिए. ऐसा नहीं कि उसने एक क्वेश्चन पूछा और आप लगे 3 घंटे उसी का जवाब देने के लिए. अरे अर्जुन और कृष्ण की महाभारत में गीता का जो काम हुआ वो कितनी देर का था? कुछ 100 घंटे का थोड़ी था. 1-1.5 घंटे के अंदर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को पूरी गीता समझा दिया. 18 के 18 अध्याय समझा दिए. सृष्टि का पूरा ज्ञान 1-1.5 घंटे में दे दिया. आप लगे हो 3 घंटे में. साला आप प्लान नहीं समझा पा रहे इसको. आप सोचो ना, ऐसा कौन सा साला रॉकेट बनाने का तरीका है जो तुमको 3 घंटे लग जाते हैं समझाने के लिए गेस्ट को? नासा भेजना है क्या उसको? मार्स पे जाना है क्या उसने, जो इतना टेक्निकल हो रहे हो समझाने के लिए? अरे सीधा सा तो गणित है भाई. ये प्रोडक्ट है, ये प्लान है, ये दोनों मिलकर तेरी जिंदगी अच्छी कर सकते हैं. बात खत्म हो गई. इतना लंबा लंबा 3-3 घंटे से बैठा है, बोले जा रहा है. वहां से वो सवाल पूछ रहा है, यहां से तू जवाब दे रहा है. वो सवाल पूछ के थक नहीं रहा, तुम जवाब दे के थक नहीं रहे. वो तो साला वेला है ही तुम्हारा ग्राहक. तुम भी वेले हो. और कुछ ग्राहक तो बिल्कुल ही वेले होते हैं, कोई काम नहीं है उनके पास. और आप उनके पास जाते हो और आपको वो एक ही बात बोलते हैं, आओ भाई साहब चाय पिए. और चाय आती है, फिर आधा घंटा तो साला चाय चलती रहती है. और बताओ आप कैसे हो, और बताओ आजकल क्या हाल चल रहा है. और आप लगे अपनी पूरी जीवनी सुनाने. अरे भैया आज तो वहां से आया था, बहुत ही ट्रैफिक हो गया है. अरे भाई ये यूक्रेन की लड़ाई नहीं रुक रही भाई साहब, समझ नहीं आ रही कब रुकेगी. अरे भाई ये डॉलर बड़ा महंगा हो गया है. अरे भाई ये बागेश्वर बाबा तो आजकल गुच्ची का चश्मा लगा रहा है. अरे भूतनी के, तू करने क्या आया है? उस मुद्दे की बात कर, 35 मिनट बात कर और निकल. इधर उधर की फालतू की बातें, 3-3 घंटे का टाइम बर्बाद. और फिर 1 महीने के बाद बोलते हैं हम तो बहुत मेहनत करते हैं सर, बड़े प्लान दिखाते हैं सर, काम नहीं होता सर, चेक नहीं आता सर. मैं इसीलिए बोलता हूं नंबर्स पे फोकस करो और चेक करो पूरे दिन में कितने प्लान दिखाए, कितनी बार कागज काला किए. 3 घंटे का प्लान एक बार दिखाने से अच्छा है 30-30 मिनट के प्लान 6 दिखाए जाएं. कन्वर्जन की पॉसिबिलिटीज तभी बढ़ती हैं. मीटिंग मेकर मेक मोर मनी. जितनी ज्यादा मीटिंग्स करेंगे उतना ज्यादा पैसा आएगा. ये मत सोचिए कि इसी मीटिंग में इसको जब तक जोड़ दूंगा नहीं छोड़ूंगा नहीं. यहां से छोड़ दो भाई, आगे बढ़ जाओ. नहीं जुड़ना उसने. डोंट टॉक टू मच, कंट्रोल ऑन योर वर्ड्स. 35 मिनट्स, 40 मिनट्स, दैट्स इट, मूव ऑन. ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखना मेरे दोस्त, कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अच्छी जेंट्री पे काम करने से ही पैसा आता है. डायरेक्ट सेलिंग में प्रोफेशनल लोगों को जोड़ने से ही पैसा आएगा. मैं ये नहीं कह रहा टीयर 2 में, टीयर 3 में उन लोगों को मत जोड़ो जो 2,000, 5,000, 10,000 रुपए कमाते हैं. मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा. उनको सबसे ज्यादा इस बिजनेस की जरूरत है, लेकिन मेक श्योर कि पैसा वहीं से निकलेगा जहां पैसा होगा. थोड़ा सा कड़वा बोल रहा हूं, पैसा वहीं से निकलेगा जहां पैसा होगा. जो आदमी 30,000, 40,000, 50,000 रुपए महीना कमा रहा है, उससे पैसा लेना ज्यादा आसान है. जो आदमी 2,000, 3,000, 5,000 रुपए कमा रहा है, उसको समझ भी आ जाएगा तो उसके लिए दिक्कत ही है आपको पैसा देना. इसलिए जो लोग 40,000, 50,000, 1,00,000 रुपए कमा रहे हैं, आपके टारगेट ऑडियंस होने चाहिए वो. और याद रखना कि ये जो ऑडियंस है, प्रीमियम क्लाइंट है, इनको कन्विंसिंग की जरूरत नहीं है, इनको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है. इफ दे आर कंफ्यूज दे डोंट बाय. वो कंफ्यूज होंगे, नहीं खरीदेंगे. इफ दे फील रश दे डोंट बाय. अगर उनको लगेगा कि नहीं पुश किया जा रहा है,
नहीं खरीदेंगे। इफ दे फील लाइक अ नंबर दे डोंट बाय। अगर उनको लगेगा कि मैं इसके लिए नंबर हूं, इसको टारगेट पूरा करना है, बस नहीं खरीदेगा। प्रीमियम क्लाइंट्स आर क्लेवर, समझदार हैं, इसीलिए वो 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। आपका एक ही काम है, उसको 40 मिनट के अंदर क्लियर कर देना, ये प्रोडक्ट है सर, ये प्लान है, कॉल आपका है, दैट्स इट। कोई क्यू एंड है, क्वेश्चन आंसर है, मैं सॉल्व कर सकता हूं। ज्यादा कन्विंस करने की कोशिश नहीं करनी। मोर कन्विंसिंग, मोर कंफ्यूजन, क्योंकि आप जितना ज्यादा बोलोगे ना कुछ गलत शलत निकलेगा ही मुंह से। आप कोई ऐसे जबरदस्त वक्ता नहीं बने हैं अभी तक कि 6 घंटा बोलेंगे और गजब ही बोलेंगे। उसको तो तुम्हारे 3 घंटे में एक मुंह से जो खराब बात निकली है ना, उसी को पकड़ना है, क्योंकि उसने ना जुड़ने का बहाना ही ढूंढना है। तुम 3 घंटे में कुछ ऐसा बोल बैठोगे कि उसको पकड़ लेगा और कहेगा हो चल गया, मुझे पता कि मुझे धंधा क्यों नहीं करना है। इस बात को याद रखिए, कम बोलिए। इसीलिए बोलते हैं स्पीकिंग इज सिल्वर, लिसनिंग इज गोल्ड। स्पीकिंग इज सिल्वर, लिसनिंग इज गोल्ड। कम बोलिए, धारदार बोलिए, अच्छा स्पीकर बनिए। कैसे बनते हैं अच्छा स्पीकर वो भी सिखाऊंगा आपको। स्टेज पर जाके